तो स्वागत है आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेवजह लॉकअप में रखे गए एक व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुलिस पर ही जुर्माना ठोक दिया। कोर्ट ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे यह साफ संदेश जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ सकते। और बड़ी बात यह है कि पुलिस वालों को यह जुर्माना अपनी सैलरी से भरना होगा। आज हम इसी मुद्दे का करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। कैसे कोर्ट ने लॉकअप की बेवजह धमकी देने वाले पुलिस कर्मियों पर नकेल कसी है, साथ ही जानेंगे कि एक आम आदमी के इस तरह के मामलों में क्या अधिकार होते हैं। विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले मामला समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बात बात पर आम लोगों से रौब गांठने वाले लापरवाह पुलिसकर्मियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा सबक सिखाया कि नजीर पूरे देश के वर्दी वालों के लिए बन गई। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिसकर्मी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी बिना थके काम करते हैं, लेकिन अगर वो खुद को ही कानून से ऊपर समझने लगें तो उनकी गलतफहमी दूर करना भी लाजमी हो जाता है। दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों ने भी खुद को कानून से ऊपर समझ लिया और इसीलिए हाईकोर्ट को उन्हें सबक सिखाना पड़ा। आइए पूरा मामला समझते हैं। मामला 2 सितंबर का है। दिल्ली के बदरपुर पुलिस स्टेशन में एक महिला को चाकू मारे जाने की शिकायत मिलती है। पता चला कि झगड़े के बाद महिला को एक सब्जी वाले ने चाकू मारा है। इसके बाद महिला एक दुकानदार के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे चाकू लगा है। दुकानदार पुलिस को फोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शिकायत करने वाले दुकानदार को ही थाने ले जाकर लॉकअप में बंद कर देती है। इस मामले में यही दुकानदार याचिका करता है, जिसे पुलिस ने बिना सबूत और वजह के करीब आधा घंटा लॉकअप में रखा। शिकायतकर्ता ने इस मामले में पहले पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला तो वो हाईकोर्ट जा पहुंचा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यह अदालत इस बात से बहुत परेशान है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार भी नहीं किया गया, उसे बस मौके से उठा लिया गया, पुलिस स्टेशन लाया गया और बिना किसी ठोस कारण के लॉकअप के अंदर डाल दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने जिस मनमाने तरीके से एक नागरिक के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को तार-तार कर दिया, वो भयावह है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों को ऐसा सबक भी सिखाया कि वो दोबारा उस गलती को दोहराने की भूल नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वो इस बात से परेशान है कि अधिकारी ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो वो कानून से ऊपर हों। इसीलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में केवल निंदा या आलोचना ही पर्याप्त नहीं है। इस मामले में कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे अधिकारी भी सीख लें और भविष्य में कोई ऐसी गलती न दोहराए। हाईकोर्ट ने आरोपियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह जुर्माना पुलिस वालों की सैलरी से काटा जाएगा और उसे पीड़ित को दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और उसे हिरासत में रखने के संबंध में 11 सूत्रीय दिशा निर्देश है। 1997 के डीके बसु मामले में दिए गए फैसले में शीर्ष अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि गिरफ्तारी की शक्ति का दुरुपयोग न हो और हिरासत में यातना को रोका जाए, इसके लिए ये दिशा निर्देश जारी किए थे। मौजूदा मामले में भी जजमेंट में इन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। लेकिन चिंता यह है कि जिन पर कानून व्यवस्था और लोगों के अधिकार सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हो, वो ही कई बार कानून को ठेंगा दिखाकर वर्दी की ठसक में एक आम आदमी के अधिकारों और उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ कर बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। शुरुआत हम कर रहे हैं भारतीय पुलिस, जिस पर हम सबको गर्व है। कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हो, इंटरनल स्ट्राइक्स हो, नक्सल थ्रेट्स हो, क्राइम जो कि अलग अलग डाइवर्स नेचर के हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स इश्यूज हो, हमारे पुलिस के जवान हर संकट का मुकाबला करने में सक्षम और हमें इस पे गर्व। लेकिन पुलिस पर और पुलिस की सोच पर तब सवाल उठते हैं जब इस तरह के वाकये सामने आते हैं और बार बार इस बात के ये संकट पैदा होते हैं कि हमारी पुलिस आखिर कब पीपल फ्रेंडली होगी। बातचीत करते हैं विस्तार से। मेरे साथ खास मेहमान पीके जैन सर जुड़ चुके हैं, पूर्व एडिशनल डीजीपी हैं मुंबई पुलिस के। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका। और हमारे साथ हैं एल.एन. राव सर, जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैन सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा।
जैसा कि कोर्ट ने भी कहा कि यह भयावह है कि आप किसी व्यक्ति को बिना गिरफ्तार किए हुए, उसने छोटा क्राइम किया, बड़ा क्राइम किया, वो अलग, लेकिन उसको बिना किसी सबूत के, बिना गिरफ्तारी के आपने लॉकअप में डाल दिया। और सर, ये एक एग्जाम्पल है जो सामने आया है, बहुत सारे, और मैं कहता हूं कि 95% मामले संभवतः रिपोर्ट ही नहीं होते। सवाल क्यों ना उठे सर? जी, आपने बिल्कुल सही कहा दीपक जी कि किसी व्यक्ति को इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन में लेके आना, उसको बुलाना, उसके समन्स भेजना, ये पुलिस का अधिकार है। लेकिन इस केस में बिना किसी गुनाह के दाखिल किए, एफआईआर दाखिल किए, या बिना कोई शांति भंग होने की किसी भी तरह की शंका के अगर किसी व्यक्ति को लाके सीधा लॉकअप में डाल दिया जाता है तो वो न्याय संगत नहीं है। इसीलिए इस केस को कोर्ट ने एक एग्जेम्पलरी केस बनाते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया और उनको लताड़ लगाई है। जैसा मैंने कहा कि पुलिस के कुछ अधिकार हैं, लेकिन उनके कर्तव्य भी बहुत ज्यादा हैं, और इस तरह का जो दुरुपयोग है अपने पद का या अपनी पावर का, वो सही नहीं है, और इसके लिए जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आपने कहा कि बहुत सारे केसेस में ऐसे बहुत सारे केसेस निकल जाते हैं जो लोगों की नजर में नहीं आते। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आजकल पुलिस वाले खुद ही बहुत कोशिश करते हैं कि वो डीके बसु की जजमेंट की पूर्तता करें। कोई भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है, बुलाया जाता है, तो उसके घर वालों को या उसके नजदीकी लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, उसका मेडिकल करवाया जाता है। ये सारी चीजें पुलिस बड़ा शिद्दत के साथ फॉलो करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो ये फॉलो नहीं करेंगे तो कोर्ट बहुत नहीं सर, उनके ऊपर जैन सर अभी हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जैन सर, यस सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, आप सही कह रहे हैं कि डीके बसु के जो 11 गाइडलाइंस हैं उनका सशर्त पालन करती हैं, लेकिन अगर कोई गिरफ्तारी या कोई दबिश अगर पूर्व नियोजित है तो इस मामले में किया जाता है। लेकिन अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, कुछ फसाद हो गया, इस मामले के जैसे इतना कैजुअल अप्रोच, मैं राव सर के पास जाना चाहूंगा, इतना कैजुअल अप्रोच सर, मैं जैसे बता रहा हूं, पूर्व नियोजित कोई दबिश है, कोई गिरफ्तारी है, हिरासत है, वहां पर दिखता है कि पालन हो रहा है डीके बसु गाइडलाइंस का, लेकिन अन्यथा बहुत ही कैजुअल और पीपल अनफ्रेंडली अप्रोच क्यों सर? जी दीपक जी, देखिए, डीके बासु की जजमेंट का जो पालन है 11 पॉइंट, वो तो अरेस्ट वाले आदमी के लिए होता है जिसको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ तो दिल्ली पुलिस में ये बड़ा मैं कहता हूँ बहुत बड़ा अपराध है कि किसी को बिना किसी केस के, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी अपराध किए हुए उसको आधे घंटे तक अगर लॉकअप में रखते हैं तो बहुत गलत बात है। और मैं ये समझता हूं कि जैसे ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली पुलिस खराब है, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करने वाली कहावत है, तो कुछ एक अफसर हैं, कुछ एक अधिकारी हैं जो कि अपने अधिकारों का मिसयूज करते हैं, जैसा इस केस में अपेरेंटली लग रहा है कोई मिसयूज हुआ है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के जज साहब ने जिस प्रकार से लताड़ा है, फाइन किया है, इससे सारी इंक्वायरी होने के बाद में ही किया है। इसका मतलब यह है कि जो एलिगेशंस हैं पिटिशनर के वो बिल्कुल सत्य हैं, और उन एलिगेशंस के बाद ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि वास्तव में ही जज साहब ने जैसा कहा भयावह है। ये तो एक समझ लीजिए रिपोर्ट हो गया, हाईकोर्ट तक चले गए, ऐसे बहुत से ऐसे केसेस अगर होंगे कि कोई कोर्ट को रिपोर्ट भी नहीं करता या पुलिस में रिपोर्ट नहीं करता या उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो उनका क्या होगा। तो मैं समझता हूँ ये जो माननीय अदालत ने जो किया है ये अच्छा किया है, और आम जो जनता है, जो सिविलाइज पर्सन है, जो क्राइम नहीं करते हैं, उनके फायदे के लिए है। नो डाउट कि दिल्ली पुलिस अच्छा काम भी कर रही है, स्पेशल सेल नहीं, बिल्कुल सर, उसका मैंने जिक्र भी किया, और हम देखिए हमारी पुलिस व्यवस्था का मैंने शुरुआत ही इससे किया कि हमें तो बड़ा गर्व है हमारी इस पुलिस तंत्र पर, लेकिन जो इस तरह के वाकये आते हैं, और देखिए इसको कई लोग ये कहेंगे कि जनरलाइज चीजें हो रही हैं, लेकिन आप जाइए भारत के गली कूचो देहात गांव में, ये जो पब्लिक का मिसट्रस्ट है, ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, जो भरोसे का एक बहुत बड़ा संकट है, वो पुलिस के क्यों है, इसके पीछे की कहानी को बहुत समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विराग जी, इस पर आप कुछ कहेंगे? क्या ये केस वाकई में नजीर बनेगा? 50,000 रुपए आप ले रहे हैं, ठीक है, तनख्वाह से भी काट लेंगे, लेकिन क्या वो डिटरेंस बनेगा? क्या वो भयादोहन पैदा होगा? दीपक जी, इस पूरे मर्ज को समझने के लिए इस बात को जानना जरूरी है कि अंग्रेजों के जाने के बाद
हमने सड़कों के नाम बदले, नई संसद बनाई, अमृतकाल कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के समय की जो पुलिस व्यवस्था है उसमें अभी बेसिक उसका स्ट्रक्चर बदला नहीं है। और अंग्रेजों के समय की पुलिस ने ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सबसे ज़्यादा दमन किया था। ये पहली बात है। दूसरी बात, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसले हैं, कम से कम 4 ऐसे फैसले हैं जिनका रूटीन कोर्स में पालन नहीं होता है, और पालन नहीं होने के बावजूद कंटेम्प्ट की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और भारत में टाट की स्थिति ऐसी है जहां पर कि ऐसा लगता है जैसे प्राइमरी स्टेज पे है। पहला जजमेंट प्रकाश सिंह मामले पर है जहां पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई थी। दूसरा जजमेंट 2017 के जजमेंट के बेसिस पे 2020 पे दिया गया था जहां पर हर थाने में सीसीटीवी लगाने की बात है। तीसरा, जो डीके बासु की गाइडलाइंस हैं उनका कहीं कोई पालन नहीं होता है। मैं बताऊंगा अगर विस्तार पे कि कैसे पालन नहीं होता है। और चौथा, अर्नेश कुमार का जो 2014 का जजमेंट है जिसके हिसाब से बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये स्थितियां हैं। अब जनता के सामने समस्या क्या है? जनता के सामने समस्या ये है कि सरकार जो सबसे बड़ी मुकदमेबाज है और आपराधिक मामले भारत में सबसे ज़्यादा हैं, और उसमें गरीब, पिछड़े, अनपढ़ लोग ही ज़्यादा हैं, क्योंकि बड़े लोग तो ले दे करके बरी हो जाते हैं। तो गरीब आदमी जब मुकदमा लड़ता है हर्जाने के लिए या न्याय के लिए, क्योंकि 3 अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। पहला आर्टिकल 13 जहां रूल ऑफ लॉ है, दूसरा आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, और आर्टिकल 22 जहां पर आप गलत तरीके से हिरासत में नहीं रख सकते हैं। लेकिन जनता लड़ाई कैसे लड़े? क्योंकि वहां सरकारी वकील लड़ रहा है, और यहाँ पर आम आदमी कैसे मुकदमा लड़े? यहाँ पर पूरी आकर समस्या आ जाती है कि लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास संगठित सरकार के सामने शक्ति नहीं है। और आखिरी बात, आपने शुरुआत किया था भारतीय पुलिस, दिक्कत क्या है? संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्यों की पुलिस है, और सरकार बदलने के साथ सरकारी तरीके से पुलिस का रवैया बदल जाता है। इसलिए किसी एक पार्टी की दोषी नहीं है। हर पार्टी पुलिस के तंत्र को दुरुपयोग करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए, और उनके बिल्कुल ये आपने सही सवाल उठाया, बट मैं पब्लिक जो ट्रस्ट की बात कर रहा हूं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के प्रति एक डर का माहौल, हमेशा एक ऐसा माहौल की कहावत भी बड़ी प्रचलित है कि साहब पुलिस कर्मियों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। हम पीपल फ्रेंडली क्यों नहीं बन पाए? जैन सर, अभी हमारे यहाँ हिरासत, गिरफ्तारी, डिटेंशन, रिमांड, इन सब को पर्यायवाची माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर पुलिस वाले घर में आए हैं, किसी को अगर दबोच लिया या बैठा लिया थाने में, तो वो सब कानून सम्मत तरीके से ही हो रहा है। लोग अपने अधिकार नहीं जानते क्योंकि लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें टबू लगता है ये सब्जेक्ट। क्यों पीपल कनेक्ट नहीं बन पाया सर पुलिस का? देखिए, जैसा अभी एडवोकेट महोदय ने बताया था कि एक तो हमारी जो लेगेसी है पुरानी, वो हमारा साथ अभी भी छोड़ नहीं रही जी। दूसरी बात यह है कि पुलिस के ऊपर एक बेसिक संशय बना रहता है, क्योंकि पुलिस के सामने हमेशा 2 पार्टी आती हैं। अगर पुलिस एक पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करती है अपनी जांच करके, तो दूसरी पार्टी इमीडिएटली एलिगेशन शुरू कर देती है कि इन्होंने दूसरी पार्टी से पैसा खा लिया, किसी के प्रभाव में आ गए। इसलिए हमेशा ही एक ऐसी स्थिति बनी रहती है जिसमें एक पार्टी पुलिस से नाराज रहती है। कई जगह पे जहां दोनों पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वहां दोनों पार्टी पुलिस की दुश्मन बन जाती है। तो हमारा एनफोर्समेंट आप कहीं भी ले लीजिए, हमारा ही इशू नहीं है वो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एनफोर्समेंट है, चाहे वो कस्टम्स का है, चाहे वो इनकम टैक्स का है। जो एनफोर्समेंट करती है एजेंसी, उसके खिलाफ में एक संशय की स्थिति हमेशा बनी रहती है। ये तो एक बेसिक फैक्ट है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि अगर फिर भी पुलिस न्याय संगत और न्याय सम्मत तरीके से कार्रवाई करे, और लोगों में अधिकारी टू अधिकारी, मैंने देखा बहुत सारे अधिकारी आते हैं, लोगों का बहुत विश्वास रहता है। वो अगर कभी लाठीचार्ज भी किया, कभी उन्होंने सख्त कार्रवाई भी की, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि इस आदमी ने मेरे को तकलीफ हुई है लेकिन आदमी सही था। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, ये अधिकारी टू अधिकारी बहुत ज्यादा वेरी करता है। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि अभी इतना ज्यादा पोलिटिसाइज हो गया है कि हमारे लोकल पॉलिटिशियंस, हमारे एमएलएज, हमारे एमपीज, हमारे मिनिस्टर्स, हर व्यक्ति जो है वो पुलिस को मिसयूज करने की कोशिश करता है। और जहां तक लोगों का सवाल है, वहां भी एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए तो मुझे यूनिफॉर्म का आदमी मेरे घर के बाहर मेरे साथ में चलने वाला चाहिए, लेकिन वही यूनिफॉर्म वाला कांस्टेबल अगर मेरे घर पे इंक्वायरी करने के लिए आ गया, तो मुझे लगता है कि मेरी पूरे समाज में और मोहल्ले में बेइज्जती हो गई। तो हमारे को कहीं ना कहीं इस मानसिकता से भी बाहर आना पड़ेगा
और ये पुलिस लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज है कि सर, अपने लोगों का एटीट्यूड आपने बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ये सब मानसिकता से बाहर सबको आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए माहौल तो देखिए पुलिस को बनाना पड़ेगा। भारतीय जनमानस में ये छवि, ये धारणा पुलिस के बारे में ऐसा क्यों बनी, उसके पर्याप्त कारण हैं। अभी आप डीके बसु गाइडलाइंस को अगर आप गूगल कर लेंगे तो इतने सारे केसेस हैं। अभी कुछ दिनों पहले खेड़ा में जहां पर कुछ व्यक्तियों को सरेआम पीट दिया गया और उसके बाद कोर्ट ने अवमानना का केस बनाया। खेड़ा का केस अभी एग्जाम्पल है ताजा। इससे पहले एनआईए जैसी एजेंसी को कोर्ट को कहना पड़ा कि आप लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो कीजिए तेलंगाना के मामले में। हर जगह आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इन गाइडलाइंस का शब्दशः पालन हो रहा हो। लेकिन मैं अब जरा एक आम लोगों के लिए आऊंगा। राव सर, इस केस में तो ठीक है, अभी हमने गाइडलाइंस को भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के थ्रू, लेकिन एक आम आदमी को क्या करना चाहिए यदि कोई व्यक्ति, कोई पुलिसकर्मी आपके ऊपर बेवजह धौंस, रौब या हिंसा का इस्तेमाल करे? देखिए दीपक जी, आम आदमी के पास ऐसा कोई प्रावधान है? अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसको बेवजह परेशान कर रहा है या बेवजह उसको हॉरेसमेंट कर रहा है तो उसके पास प्रावधान है कि उस जो ऑफिसर कर रहा है उसके सीनियर अफसर को कंप्लेंट करे। और वो सीनियर अफसर्स को भी अब चाहिए कि बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बात की थी कि पीपल फ्रेंडली और हमारा ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, यानी हमारा विश्वास पुलिस का कहीं जा रहा है, तो वो उसको रिगेन करने के लिए सीनियर ऑफिसर्स को बीच में आना पड़ेगा। और जब भी कोई ऐसी शिकायत मिलती है पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, उसमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ देनी चाहिए, जैसे अभी माननीय अदालत ने दी है, तो तभी जाके कुछ इसमें सुधार आ सकता है। दूसरी बात, दो प्रकार की गलती होती है पुलिस ऑफिस में। जैसे जैन साहब बता रहे थे कि हमारा ऐसा काम है कि दोनों पार्टी होती हैं, जहां पर मैलाफाइड इंटेंशन से गलत काम किया गया है, यानी कि जिसकी नीयत खराब है, जिसे मैलाफाइड इंटेंशन कहते हैं, खराब नीयत से किया गया है। एक होता है बोनाफाइड इंटेंशन, यानी कि आदमी की बोनाफाइड थी, मतलब उसको काम करते वक्त कोई गलती होगी लेकिन वो अधिकारी के तौर पर उसको काम करने के लिए कहा गया था, तो उसकी नीयत खराब नहीं थी। जहां पर मैलाफाइड इंटेंशन होती है वहां पर डेफिनेटली सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बोनाफाइड गलती भी होती है, क्योंकि पुलिस का काम है हमेशा पब्लिक के बीच में रहना और पब्लिक से इंटरेक्ट करना। और जैसा जैन साहब बता रहे थे, एक पार्टी कभी नाराज होती है कभी नहीं। लेकिन एक बात मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि पुलिस ऑफिसर अगर नियम, कायदे, कानून के साथ काम करता है तो वो सख्ती भी अगर किसी के साथ करता है, किसी के साथ में जरा सी सख्ती भी महसूस होती है उस आदमी को, तो वो भी कहेगा हाँ भाई कानून के हिसाब से काम किया। बिल्कुल, बल प्रयोग का अधिकार भी है और उसकी बिल्कुल पब्लिक को नाराज। जी हाँ सर, बिल्कुल आपने सही कहा उसकी, लेकिन बाकायदा धाराएं निर्धारित हैं कि किन परिस्थितियों में आप बल का प्रयोग करेंगे, किन परिस्थितियों में। अब मैं यही थोड़ा सा समझाना चाह रहा था लोगों को। विराग जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सिंपल भाषा में बुनियादी चीजों की जानकारी दे दें। शुरुआत हिरासत और गिरफ्तारी से ही करें। हिरासत क्या हुई, गिरफ्तारी क्या हुई, थोड़ा संक्षेप में। देखिए, हिरासत और गिरफ्तारी में बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में, क्योंकि जो दो तरह की हिरासत होती है अरेस्ट करने के बाद, एक न्यायिक हिरासत और एक पुलिस हिरासत, वो कोर्ट देती है, क्योंकि आर्टिकल 22 के हिसाब से 24 घंटे 48 घंटे से ज़्यादा आप जेल में नहीं रख सकते हैं। लेकिन पुलिस कई बार लोगों को डिटेन कर लेती है, और वो जो डिटेन करने की चीज़ें हैं उसमें उन्होंने डायरी नंबर के बेसिस पे डिटेन किया या एफआईआर के बेसिस पे डिटेन किया। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि 7 साल से कम सज़ा वाले मामलों पर अगर जब तक सेक्शन 41 की अगर इंक्वायरी या नोटिस आप नहीं जारी करते तब तक नहीं कर सकते हैं। मैं आपको इस मोटे तौर पे एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से नेता ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उसी तरीके से पुलिस वाले नियम कायदे कानून से कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने पुराने और इतने ज़्यादा जटिल कानून हैं कि अगर उन्होंने एक एफआईआर कायदे के हिसाब से दर्ज कर ली तो उनका काम 10 गुना बढ़ जाता है। और सरकारें हर जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही हैं, लेकिन पुलिस वालों के पास न संसाधन है, न उनके पास सही तरीके की कानूनी व्यवस्था है, न ही प्रोटेक्शन है उनके पास। अपराधियों से लड़ने के लिए छठे साठम समाचरेत का उनको शक्ति चाहिए, लेकिन छोटे छोटे नेता हस्तक्षेप करते हैं। 24 घंटे ड्यूटी है और उनके पास छुट्टियों की सुविधाएं नहीं है। ये उनके पास व्यवहारिक समस्या है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है गरीब लोगों को और आम लोगों को। 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। डीके बसु के जजमेंट के हिसाब से डीके बसु की गाइडलाइंस हर थाने में होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती हैं। मैं
हर विपक्षी राज पार्टी का नेता पुलिस दमन का शिकार होता है। तब पश्चिम बंगाल में भाजपा वाले पीटे जाते हैं, तो भाजपा शासित राज्यों में विपक्षी लोग पीटे जाते हैं। तो मैं सारे नेताओं से अपील करता हूं कि वो लोग अपनी फोटो लगा करके विज्ञापन देते हैं, जनहित में उनको डीके बसु जजमेंट जैसी गाइडलाइंस को भी एक विज्ञापन में देना चाहिए, जिससे लोगों की जानकारी बढ़े। जब जानकारी बढ़ती है तभी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का एक वो होता है। एक और जरूरी बात, पुलिस वाले क्या करते हैं, जो शिकायतकर्ता होता है उस शिकायतकर्ता का ही हैरेसमेंट चालू कर देते हैं, आरोपी को नहीं पकड़ते हैं। आप कभी एक शिकायत करके देखिए, वो शिकायतकर्ता को 10 बार थाने में बुलाएंगे, उसी से पूछताछ करेंगे, आरोपी के खिलाफ वो एक्शन नॉर्मली नहीं लेते जब तक आपने सही कहा सर, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा। आपने बिल्कुल सही कहा विराग जी, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा। दो और जरूरी बातें, एक्सीडेंटल जो केसेस होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि भैया आप एक्सीडेंट के केस में जो रिपोर्ट कर रहा है, जो पुलिस को बुला रहा है, कम से कम उससे पूछताछ तो मत कीजिए। तो ये कल्चर था, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन देना पड़ा। जी क्विकली सर। दीपक जी, दिल्ली का मामला भी तो यही था। दिल्ली का मामला, जो दुकानदार था जिसको पुलिस ने डिटेन कर लिया, उसने चाकूबाजी की घटना को रिपोर्ट किया, तो वो उसी मामले के भीतर आता है। तो आपने शिकायतकर्ता को ही पुलिस को कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई शिकायत होती है, बड़े राजनीतिक दबाव के बाद, मीडिया में हल्लेबाजी के बाद अगर लाइन हाजिर हो गया, सस्पेंड हो गया, लेकिन इससे पीड़ित व्यक्ति को राहत तो नहीं मिलता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को जब तक राहत मिलने का सिस्टम नहीं बनेगा तब तक इस तरीके का दमन खत्म नहीं होगा। एब्सोल्युटली, इस केस में यही हुआ है। चाकूबाजी का आरोप एक सब्जी वाले पर लगता है और यह महिला मदद के लिए एक दुकानदार के पास जाती है। दुकानदार जब फोन करते हैं, वो पुलिस की प्रोटेक्शन मांग रहे हैं इस मामले में महिला के लिए, और पुलिस ने उन्हें ही लॉकअप में डाल दिया। तो ये हद दर्जे की लापरवाही आप ये कहें या फिर वर्दी की धौंस, जो भी नाम दें, लेकिन इसमें कोर्ट के बाद जो टिप्पणी आई है उसके बाद क्या वाकई में हालत बदलेंगे, एक बड़ा सवाल। जैन सर, हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है स्वाभाविक रूप से, पुलिस ने भी जो है बहुत सारे अमेंडमेंट्स देखे और उनका रोल भी है वो लगातार इवॉल्व हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात सर, एक आम बच्चा, जब भारतीय बच्चा फिल्में देखता है, अगर आप विदेशी फिल्में देखें तो वहां पर बहुत छोटी सी चीज है, अगर विदेशी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को, चाहे वो आदतन अपराधी भी क्यों ना है, उसे कहता है कि सर आपके ये अधिकार हैं और आप अरेस्ट किए जा रहे हैं, और उधर भारतीय जो सिनेमाई जगत से जो जिस तरह की वाइब्रेशंस मिलती हैं वो ऐसी आती हैं कि अरेस्ट हिम, सीधा, और एक पुलिसिया धौंस दिखाई देती है। और ये जो छवि है सर पुलिस की, ये कैसे बदली जाए? देखिए, छवि बदलने का तरीका तो ऐसा है कि बच्चों को एजुकेशन जो है पुलिस के बारे में जानकारी वो स्कूलों से शुरू होनी चाहिए। पुलिस को बजाय कि एक दमनकारी यंत्रणा के, उनको एक फ्रेंडली फोर्स के तौर पे दिखाया जाना चाहिए, ताकि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो। आज की तारीख में होता क्या है कि बच्चे को जब सुलाने के लिए माँ पुलिस का शब्द का प्रयोग करती है तो ऐसा लगता है कि वो शोले फिल्म का डायलॉग है कि सो जा वरना पुलिस आ जाएगी, सो जा वरना अमुक अमुक व्यक्ति आ जाएगा। तो जो पुलिस की छवि है वो बच्चों के मन में थोड़ी पॉजिटिव हो, ये जरूरी है। पुलिस के लिए भी बहुत जरूरी है। कई जगह पे इनिशिएटिव लिए जाते हैं कि बच्चों को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, उनको दिखाए जाते हैं पुलिस कैसे काम करती है, लॉकअप कैसा है। तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम है दोनों तरफ से जरूरी है, समाज की तरफ से भी एट द लर्निंग स्टेज और पुलिस की तरफ से भी, ताकि वो लोगों में अपना विश्वास पैदा कर सके। बहुत पेचीदा सवाल है आपका सवाल, कोई मेरे पास में कोई 2 शब्दों में इसका कोई आंसर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर पुलिस लीडरशिप एक पर्टिकुलर जिले में, एक पर्टिकुलर यूनिट में अच्छी है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट नीचे के अधिकारियों के ऊपर, जवानों के ऊपर होता है। लेकिन अगर ऊपर वाले, अभी जैसे राव साहब ने बोला या विराग जी ने बोला, आपने कंप्लेंट की अपने अधिकार के लिए, आपने लड़ाई शुरू की, और अगर आपको सीनियर ऑफिसर भी सपोर्ट नहीं करते, वहां से भी आपकी सुनवाई नहीं होती, तो आदमी कहां जाएगा? एक गरीब आदमी है। और ये जो दमन होता है ये सिर्फ गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का ही होता है। जैसा अभी राव साहब ने बताया था, पैसे वाला व्यक्ति हुआ या इन्फ्लुएंस वाला हुआ, वो सब कुछ यूज करके बच जाता है। पिसते कौन है? कॉमन आदमी, जिसकी बेचारे की सुनवाई नहीं है।
बिल्कुल तो वो सर, एक ये कहीं ना ये कहीं आपने देखिए बहुत बिल्कुल जरूरी सही है। आपने कहा। ये जो संकट है इसका समाधान हम एक चर्चा में तो नहीं निकाल पाएंगे, और इसके कई दूसरे पहलू भी हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा नहीं कर पाए। इसमें पुलिस कर्मियों की ओर से जो वर्कलोड है, जो स्ट्रेस है, जो फटीग है, बिना रुके काम करने की जो प्रवृत्ति है, फिर ट्रेनिंग्स का एक बहुत बड़ा मसला है, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से हावी रहती है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। नेगेटिव मीडिया कवरेज को भी आप देखिए कि हर बार पुलिस कर्मियों को कटघरे में ही खड़ा कर दिया जाता है। ये भी एक वो है। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है मिसट्रस्ट को पैदा करते हैं। ये कैसे दूर होगा, एक बड़ा सवाल। संक्षेप में विराग जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। विराग जी, दीपक जी, दो बातें। एक 2021 की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से 21 सालों में 1888 लोग पुलिस हिरासत में मरे और उसके लिए सिर्फ 26 लोगों को सजा हुई। ये हमारा सिस्टम है जहां पर लोग मर गए। और दूसरी बात, एक पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ साल पहले बोला था कि पुलिस की पिटाई ने अमेरिका में जो जॉर्ज फ्लॉयड है उसकी याद दिला दिया कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। तो ये हमारे सामंती समाज के एक सुधरने की एक बीमारी का लक्षण है। आपने इसे सही पुलिस कहा, से जोड़ के नहीं देखा जाए। आपने सही कहा विराग जी, और आपने जॉर्ज फ्लॉयड का नाम लिया। आई कांट ब्रीथ, वो बोल पाया, उसके शब्द पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है भारतीयों का एक बहुत बड़ा तबका है जो बोल भी नहीं पा रहे, बट दे रियली कांट ब्रीथ व्हेन इट कम्स टू पुलिस। वो उनके पास शब्द नहीं है, वो सांस नहीं ले पाते हैं पुलिस का नाम सुनकर। उस आवाज को हमें सुनना होगा जो वो कह नहीं पा रहे हैं, वरना पुलिस और पब्लिक का ये जो रिश्ता है, जो ट्रस्ट के आधार पर बना हुआ है, ये ठीक नहीं चल पाएगा। राव सर, आप संक्षेप में कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी, मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं कि आपने कहा कैसे सुधार आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब तक पब्लिक को अवेयरनेस नहीं होगी इसमें, और पुलिस ऑफिसर जो सीनियर लेवल पे जो बैठे हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि कोई भी आदमी ऐसे करता है तो उसको डेफिनेटली उनको सीरियसली उसको देखना पड़ेगा। पब्लिक की अवेयरनेस हमारे स्कूल लेवल पे, जैसे जैन साहब कह रहे हैं, और स्कूल कॉलेज लेवल पे सबको पता होना चाहिए। और पूरा एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि डीके बासु की जजमेंट में क्या क्या आधार है, और जो अभी जो बताए गए 3-4 और जो आपने बिल्कुल सही कहा। एक नए सिरे से हमें अप्रोच बदलनी पड़ेगी सर, और वर्दी का खौफ ना रहे, बल्कि वर्दी देखकर लोग सेफ फील कर रहे हैं, संरक्षित फील करें। ये भावना बहुत जरूरी है, इसका पैदा होना। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ने इस बड़े पेचीदा मसले पर अपना विश्लेषण दिया। जैन सर, थैंक यू सो मच। विराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राव सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जरा फटाफट अंदाज में अब देख लेते हैं दिन भर की बड़ी अहम खबरें। दिन भर क्या हुआ सुबह से शाम, आइए एक नजर इस पर। इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 2, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, तेलंगाना में एक चरण में मतदान हो सकता है। ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नवंबर में दिवाली के बाद से दिसंबर के दूसरे हफ्तों तक 5 राज्यों में मतदान कराने की योजना है। वहीं इन सभी राज्यों में 15 दिसंबर से पहले मतगणना हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वोटों की गिनती एक साथ ही होगी। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से ही चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के 3 करीबियों को समन भेजा है। इनमें विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कंवरबीर सिंह का नाम शामिल है। ईडी इन तीनों से संजय सिंह के सामने पूछताछ करेगी। ईडी के मुताबिक सर्वेश संजय सिंह के घर पर उनकी तरफ से 2 बार 2 करोड़ रुपए उन्होंने लिए थे। वहीं संजय के पर्सनल असिस्टेंट विजय त्यागी को आरोपी अमित अरोड़ा की कंपनी अरालियाज हॉस्पिटैलिटी के कमर्शियल प्रॉफिट में हिस्सा ऑफर किया गया था। ईडी इन तीनों से क्राइम और इससे हुई पूरी आय का पता लगाने में सवाल जवाब करेगी। संजय सिंह फिलहाल 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के जातीय गणना के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो किसी राज्य सरकार के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और जनवरी 2024 तक इस पर जवाब मांगा है। 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट से जातीय आंकड़े जारी किए जाने के मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना जारी की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की।
इस बैठक में उनके साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, अर्जुन मुंडा और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में गृहमंत्री शाह ने कहा कि 2 साल में देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद और इसके सभी रूपों में उखाड़ फेंकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। न्यूज क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने अपने खिलाफ यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस की एफआईआर को रद्द कराने की मांग की है। अब मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। याचिका में पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश की भी चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने 7 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। कनाडा ने भारत से अपने ज्यादातर राजनयिकों को वापस बुला लिया है। दोनों देशों के बीच खराब होते संबंधों के बीच भारत ने कनाडा को दिल्ली से अपने कुछ राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा था। अब खबर यह आ रही है कि ज्यादातर राजनयिकों को कनाडा ने भारत से बुला लिया है। भारत सरकार ने कनाडा से कहा था कि वो भारत में अपने राजनयिकों की संख्या उतनी ही करे जितनी कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों की संख्या है। इसके लिए भारत ने 10 अक्टूबर तक का समय दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में काम करने वाले ज्यादातर कनाडाई राजनयिकों को मलेशिया और सिंगापुर भेज दिया गया है। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए आईटीबीपी का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। उत्तरी सिक्किम इलाके में 16,000 फीट की ऊंचाई पर बाढ़ की वजह से करीब 68 लोग फंस गए थे, जिन्हें निकालना चुनौती बन गया। ये लोग वहां पिछले 3 दिनों से फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी 68 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। मुंबई के गोरेगांव इलाके में 6 मंजिला इमारत में भयानक आग लग गई। ये हादसा हुआ और उसके बाद 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 51 लोग घायल होने की खबर है जो झुलसे हैं। इनमें से 5 की हालत नाजुक है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग में सुबह 3 बजे के करीब आग लगी। आग कितनी भीषण थी कि दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने आग पर जाकर काबू पाया। फिलहाल हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख की सहायता की घोषणा की। कर्नाटक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राजधानी बेंगलुरु में पूरा बस स्टैंड ही चोरी हो गया। जी हां, बताया जा रहा है कि हफ्ता भर पहले ही यहां 10 लाख रुपए की लागत से बस स्टैंड बनाया गया था। अब वहां बस शेल्टर तक नहीं है। ये स्टील ढांचे समेत चोरी हो गए। पुलिस इस चोरी के मामले की जांच कर रही है। इस बीच राज्य के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कोई बस स्टॉप नहीं बना रहा है, बल्कि वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका इसका निर्माण कर रही है। साथ ही कहा कि वो इस मुद्दे पर कमिश्नर से बात करेंगे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने 3 और नए जिले बनाने का ऐलान किया है, जिसमें मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी शामिल है। इनके जिला बनने के बाद प्रदेश में जिलों की संख्या 53 हो गई है। गहलोत ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए कहा कि जनता की मांग और उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के लिए राजस्थान में 3 नए जिले और बनाए जाएंगे। और आइए अब एक्शन देखते हैं एशियन गेम्स का। तो एशियन गेम्स में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। भारत को आज एक और गोल्ड मिला। पुरुष हॉकी में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में भारत ने जापान को 5-1 से हरा दिया। इस गोल्ड मेडल के साथ ही भारत के खाते में अब तक 95 पदक आ चुके हैं। इसमें 22 गोल्ड हैं, 33 सिल्वर है और 39 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश लौटने पर नीरज चोपड़ा का भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने नीरज चोपड़ा का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। राजपुताना राइफल्स के जवानों ने बैंड और ढोल बाजे के साथ नाच गाकर जश्न भी मनाया और नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने के लिए बधाइयां भी दी गई।
और अब कुछ खबरें वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। डेंगू की वजह से स्टार ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना मुश्किल है। वहीं गिल ने आज प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा नहीं लिया। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी कपिल वशिष्ठ दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को करना है अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज। पहला मुकाबला खेला जाएगा रविवार को, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल को हो गया है डेंगू। पहले उन्हें तेज बुखार हुआ और फिर जो टेस्ट हुए उसमें डेंगू पॉजिटिव पाए गए शुभमन गिल। तो भारतीय टीम के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है और इसीलिए शुभमन गिल बुधवार को भी प्रैक्टिस में नहीं पहुंचे थे और उससे पहले मंगलवार को भी प्रैक्टिस में नहीं पहुंचे थे। तो बड़ा सवाल यह है कि शुभमन गिल पहला वनडे मैच खेल पाएंगे या नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर वो नहीं खेलते हैं तो ये भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि शुभमन गिल कमाल का क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं और भारतीय टीम इसी होटल में ठहरी हुई है और निगाहें इसी बात पर हैं कि शुभमन गिल पहला मुकाबला खेल पाते हैं या नहीं, क्योंकि कमाल का क्रिकेट इस पूरे साल में शुभमन गिल ने खेल कर दिखाया है। सबसे ज्यादा शतक उनके नाम है इस पूरे साल में। भारतीय टीम में सबसे ज्यादा रन उनके नाम है। पिछले 4 वनडे मैचों में वो 2 शतक और 2 अर्धशतक बना चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई उसमें शतक लगाया और एशिया कप जो कोलंबो में खेला गया वहां पर भी उनका शतक था। तो शुभमन गिल का बाहर होना बड़ा चिंता का विषय भारतीय टीम के लिए हो सकता है। अगर वो नहीं खेलते हैं, अगर फिट नहीं हो पाते हैं मैच तक, तो फिर उनकी जगह ओपन करेंगे ईशान किशन रोहित शर्मा के साथ। तो भारतीय टीम के खेमे से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शुभमन गिल को हो गया है डेंगू और उनके खेल पाने पर अभी है सस्पेंस। होम और दूसरे लोन लेने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आज के फैसले के बाद रेपो रेट 6.5% पर ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि होम, कार समेत तमाम तरह के लोन्स पर आपकी मंथली ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा आरबीआई ने जीडीपी अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई पॉलिसी की और क्या क्या बड़ी बातें नहीं, ये बता रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। एक बार फिर जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, रेपो रेट नहीं बदले गए हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया रेट्स को लेकर और यही उम्मीद भी थी। कुछ खास बातें जो यहाँ पर निकल कर आई, ऑफकोर्स ये कहा गया है कि इंडिया ग्रोथ इंजन की तरह उभर कर आ रहा है पूरे विश्व में। हमारी ग्रोथ और इकोनॉमी काफ़ी रिजिलियंट है। जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं हम उससे बहुत अपने आप को अच्छे से अब तक डील कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आरबीआई ने कुछ जो बातें कही, जहाँ जहाँ कंसर्न्स हैं उनके बारे में अगर हम बताएं तो डिक्लाइनिंग कोर इन्फ्लेशन आरबीआई ने कहा एक सिल्वर लाइनिंग है, लेकिन हेडलाइन सीपीआई अभी भी वल्नरेबल है और रेकरिंग और ओवरलैपिंग फूड प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस, इस पर खास करके नज़र रखी गई है। इन्फ्लेशन का बैंड अगर देखें तो 2 से 6% नहीं मानकर 4% इज व्हाट आरबीआई इज टारगेटिंग और उसी पर नजर बरकरार है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया कि बैंकों, एनबीएफसी सहित सभी वित्तीय संस्थानों से जुड़ी शिकायतों को आसानी से दूर करने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि अब ग्राहकों की समस्याओं का हल आसानी से होगा और इसके लिए आरबीआई ने इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। फिलहाल इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम की फ्रेमवर्क गाइडलाइंस हर वित्तीय संस्थान के अलग अलग हैं। अब आरबीआई सभी वित्तीय संस्थानों के लिए कंसोलिडेटेड ओम्बुड्समैन फ्रेमवर्क लेकर आया है और इससे ग्राहकों की समस्या का निपटारा जल्द होगा और आप कह सकते हैं कि एक तरह से सेंट्रलाइज तरीके से होगा। आरबीआई पॉलिसी के बाद जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने खास बातचीत की एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी से। आइए सुनते हैं पॉलिसी पर उनका क्या कहना था। बताएं सर, पॉलिसी पर आपका पहला रिएक्शन कैसे देखते हैं? पॉलिसी स्टेबल है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी। रेट बढ़ने की बात कोई कह नहीं रहा था और रेट घटाने की बात भी नहीं हो रही थी, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है पूरी तरह से। गवर्नर ने यह भी बताया कि ग्रोथ स्ट्रांग है और जो फ्यूचर के आसार हैं, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हो या डिमांड हो, वो अच्छे चल रहे हैं भारत के लिए। जो रिस्क फैक्टर हैं सारे के सारे एक्सटर्नल हैं, यानी कि बाहर से
या जो रेट्स बढ़ाए हुए हैं वेस्टर्न बैंक्स ने, सेंट्रल बैंक्स ने, फेड ने और यूरोपियन बैंक ने, ये सारे जो रेट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स टाइट हैं। इसी तरह से जो वॉर चल रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, और जो इसके अलावा जो सप्लाई चेन में जो दिक्कतें आ रही हैं कि हर कंट्री अपने साथ ही सारा काम करना चाहता है, इन सब की वजह से एक्सटर्नल सेक्टर से थोड़ी रिस्क है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत मानसून में कुछ क्रॉप्स में कमी आ सकती है एकरेज में मानसून के हिसाब से। तो ये 2 मेजर रिस्क उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे, और पहले भी हमने इसको इस तरह की सिचुएशन कंट्रोल किया है, और कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से कोई भारत को दिक्कत हो, इकोनॉमी अच्छा करती रहेगी। तो ओवरऑल जो है स्टेबल पॉलिसी थी। कुछ बाद में अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं जो कि रिफाइनमेंट की तरह से हैं, चाहे वो पेमेंट के बारे में हो, या उन्होंने जो आगाह किया है बैंकों को अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, ये पहले भी बोल चुके हैं। तो ये बाकी चीजें ऐसी हैं जो फाइन ट्यूनिंग की तरह, मेजर पॉलिसी स्टेबल। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों की दरार बढ़ती जा रही है। अब एक रिपोर्ट ने कनाडा की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। दिल्ली के एक स्वतंत्र थिंक टैंक के मुताबिक भारत के साथ इस लड़ाई में कनाडा को करीब $700 मिलियन का झटका लग सकता है। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। इस बीच एक ताजा रिपोर्ट ने कनाडा की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक के मुताबिक भारत के साथ इस लड़ाई में कनाडा को करीब $700 मिलियन का झटका लग सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से कनाडा जाने वाले छात्रों की संख्या में 5% की गिरावट आ सकती है। दरअसल भारत से हर साल 2 लाख से ज्यादा छात्र कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये संख्या करीब 2,25,000 से ज्यादा थी जिन्होंने कनाडाई वीजा लिया था। जी बिजनेस के सहयोगी चैनल वियॉन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय छात्र अक्सर हर साल 3 बैचों में कनाडा जाते हैं। पहला बैच जनवरी में, दूसरा मई में और तीसरा बैच सितंबर में जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत कनाडा के बीच चल रहे राजनीतिक गतिरोध के चलते छात्रों के बीच डर का माहौल है। ऐसे में कनाडा जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आ सकती है। कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले हर भारतीय छात्र के फीस का खर्च $16,000 के करीब है। अगर इसमें लैपटॉप खरीदी, मकान का किराया, बैंक सिक्योरिटी और हवाई टिकट का किराया जोड़ा जाए तो 2 सालों में एक भारतीय छात्र का कुल खर्च $53,000 आता है। पिछले 2 सालों में कनाडाई अर्थव्यवस्था में हर एक छात्र ने $69,000 दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जनवरी 2024 में 5% छात्रों की संख्या कम होती है, यानी पहले बैच में 3,300 भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई करने नहीं जाते हैं, तो कनाडाई अर्थव्यवस्था को कम से कम $230 मिलियन का नुकसान होगा। मई और सितंबर बैच के दौरान भी इसी तरह की गिरावट देखी गई तो कनाडा को कुल नुकसान $690 मिलियन तक पहुँच जाएगा। यही वीजा का आवेदन कम होने पर वीजा शुल्क भी कम होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक $3 मिलियन का नुकसान होगा। यही नहीं, छात्र कम होंगे तो पैसे भी कम आएंगे। ऐसे में यूनिवर्सिटी के टीचरों के लिए वेतन का भी बोझ बढ़ जाएगा। ऐसे में करीब $34 मिलियन का नुकसान हो सकता है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए, भारत के साथ रिश्ते खराब करने पर कनाडाई अर्थव्यवस्था को करीब $727 मिलियन का नुकसान होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर भेजिए। नमस्कार।